तो हम लोग जो बात कर रहे थे फोर्जरी पर बात कर रहे थे। फोर्जरी कैसे होती है इस पर विस्तार से बात हुई। अब फोर्जरी जब आप करेंगे तब आपको कितना कितना दंडित किया जाएगा। आपने नॉर्मल फोर्जरी की, नॉर्मल फोर्जरी मीनिंग देयर बाय उन उद्देश्यों से फोर्जरी नहीं की है जिनको अधिक दंड इसके योग्य माना गया है। आपने उन प्रयोजनों से फोर्जरी नहीं की है जिन प्रयोजनों के लिए आपको अधिकतम दंड या अधिक दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की दोषिता की मात्रा ये परिणाम पर अधिक निर्भर करती है। ठीक है, दोषिता की मात्रा परिणाम पर निर्भर करती, मीनिंग देयर बाय ये एकदम ठीक बात नहीं है। एकदम ठीक बात तो ये कि दोषिता की मात्रा ये व्यक्ति के कार्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, व्यक्ति के आशय पर निर्भर करती है, वो किस आशय से काम को कर रहा है। दोषिता की जो स्थिति है वो तो इससे निर्धारित होगी, लेकिन दंड का विस्तार, ये दंड की मात्रा का निर्धारण निश्चित तौर पर कार्य की प्रकृति अर्थात कार्य से होने वाले नुकसान इस पर निर्भर करता है। अगर आपने दोषपूर्ण कृत्य किया भी है लेकिन उससे जो नुकसान होने वाला है वो नॉमिनल है, तो आपके दंड का विस्तार उस सीमा तक नहीं होना चाहिए जिस सीमा तक जब आप अत्यंत भ्रष्ट प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोषपूर्ण कृत्य करते हैं, तब जो आपको दंड मिलना चाहिए उतना दंड उस दशा में नहीं मिलना चाहिए जिस दशा में आप दोषपूर्ण कृत्य तो करते हैं लेकिन उससे होने वाला नुकसान अत्यंत मामूली है। या इफ यू हैव ए जस्टिफिकेशन, ठीक है, हालांकि उसे जस्टिफिकेशन कहना भी ठीक नहीं है, बल्कि यह कहें कि अगर आपके पास अपनी दोषिता के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण है कि आपने वैसा दोषपूर्ण कृत्य क्यों किया, तो आपके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए आपके दंड की मात्रा में कमी किया जाना ठीक होगा। आपने चोरी भूख से पीड़ित होकर की या आपने चोरी अपने प्रियजन का पेट भरने के लिए की, यह एक स्थिति है, और दूसरी चोरी आपने इसलिए की है क्योंकि आपको अपने शौक पूरे करने थे, और वे शौक भी इस प्रकार के नहीं थे कि जिन्हें सामान्य तौर पर शौक माना जाता हो। वे शौक ऐसे हैं कि उन्हें सामान्य तौर पर अवगुण माना जाता है। इसके लिए चोरी करना तो डेफिनेटली आप पश्चातवर्ती दशा में मैक्सिमम दंड से दंडित होने योग्य हैं, और पूर्ववर्ती दशाओं में आप कुछ स्पष्टीकरण रखते हैं कि आखिर आपने चोरी क्यों की। तो जो दंड का विस्तार है वो आपके कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपका कार्य कितना क्षतिकारक है, इस पर निर्भर करता है। तो जब भी आप दंड के सेक्शन देखेंगे तो आपको यह अंतर दिखाई देगा, और चूंकि यह अंतर मिठू बनाम पंजाब राज्य जिसमें धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया था पूर्व की आईपीसी में, तो धारा 303 में यही अंतर नहीं किया गया जिसकी वजह से उसे असंवैधानिक घोषित किया गया। आप सीधे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास पहले मिल चुका है, वो अगर किसी की हत्या करेगा तो मृत्युदंड मिलेगा। आप किसी परिस्थिति पर विचार ही नहीं कर रहे हैं, आप संबंधित व्यक्ति के स्पष्टीकरण को सुनना ही नहीं चाहते। उसके पास दोबारा हत्या करने के
संबंध में जो स्पष्टीकरण है वे स्पष्टीकरण अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन हमने पहले भी कहा कि कानून आदमी को देखकर बनाया जाएगा, आदमी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कि कानून आदमी के लिए है। तो आदमी जिस ढंग का हो सकता है, उन विशिष्टियों को, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कानून को लागू करना, यही संवेदनशीलता के साथ न्याय इसको जन्म देगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, एक व्यक्ति ऑलरेडी आजीवन कारावास से दंडित है, लेकिन वो खुद को ऐसी परिस्थितियों में पा सकता है जहां उसके समक्ष एक मानव के रूप में हत्या के अलावा कोई विकल्प ही ना हो। ठीक है, वो सिद्ध योगी नहीं है, उसके अंदर प्रतिहिंसा जन्मेगी, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आप उसके स्पष्टीकरण को सुनना ही नहीं चाहते हैं। उसने आजीवन कारावास ये पाया है एक हत्या के लिए, दोबारा वो किस परिस्थिति में पड़ा है और किस परिस्थिति में उसने दूसरी हत्या की, उस संबंध में आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो इसे संवेदनशीलता के साथ न्याय ये तो नहीं कह सकते। आखिर उसकी बात तो सुनिए। अगर उसकी जगह कोई होता और वो हत्या का ही निर्णय लेता, परिस्थिति ऐसी थी, तो फिर उसे मृत्युदंड से दंडित कर देना ये ठीक तो नहीं है। फिर तो उसे आजीवन कारावास ही मिलना चाहिए दोबारा। ठीक है, आप कहेंगे व्यक्ति के पास दो जीवन नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए दोबारा आजीवन कारावास देने का अर्थ क्या? तो फिर अगर उसे मृत्युदंड दे दोगे तो पहले आजीवन कारावास देने का अर्थ क्या? भाई फिर तो पहले वाला आजीवन कारावास व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपने उसे मृत्युदंड दे दिया, तो पहले आजीवन कारावास आपने दिया तो उसका मतलब क्या रह गया? अरे भाई ये एक विवशता की स्थिति है। ठीक है, जीवन एक है। अगर वो पिछले मामले में दोषमुक्त भी हो गया और इस मामले में ना हुआ तो भी आजीवन कारावास रहेगा। तो कुल मिलाकर जो कहने का अर्थ है कि इसी को निरंकुशता कहा जाएगा जब आप किसी के स्पष्टीकरण को नहीं सुनना चाहते। क्यों? इसलिए कि एक प्रकार का दोष करने पर भी व्यक्ति जिन परिस्थितियों के कारण उसने दोषपूर्ण कृत्य किया है उनके आधार पर कम या अधिक दंड का भागी हो सकता है। तो यही अंतर आपको दांडिक सेक्शनों में दिखाई देता है, और इसीलिए किसी भी अपराध की परिभाषा होने के बाद जो दांडिक सेक्शन आते हैं उनमें आप देखते हैं कि कम और अधिक दंड का प्रावधान ये दिखाई देता है। सीधे कह रहा है कि जो कोई कूट रचना करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ये एक सामान्य दंड प्रावधानित हुआ है फोर्जरी के लिए, सामान्य दंड। और आप जानते हैं कि जब भी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाएगा तो तत्काल जो सामान्य प्रावधान है उस स्थिति के बारे में उसे हम प्रतिबंधित करके पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि सामान्य में विशिष्ट होता है, या यूं कहें सामान्य ही विशिष्ट बनेगा, लेकिन विशिष्ट स्वयं में विशिष्ट है। ठीक है, विशिष्ट जो होगा वो पहले सामान्य ही होगा, लेकिन प्रत्येक सामान्य विशिष्ट हो यह नहीं होता। इसलिए अगर विशिष्ट स्थिति के उत्पन्न होने पर भी आप सामान्य नियम को लागू करेंगे तो विशिष्ट स्थिति उसे अलग से पहचान देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि विशिष्ट में सामान्य तो होगा ही, पहले सामान्य होगा देन विशिष्ट होगा। डॉक्टर विशिष्ट है लेकिन बनेगा कौन? आदमी।
तो अगर डॉक्टरों के लिए कोई कानून बना है, ठीक है, तो आदमियों के संबंध में जो कानून बना है उसे डॉक्टरों पर लागू नहीं करेंगे, फिर डॉक्टरों के संबंध में जो कानून बना है उसी को लागू करेंगे, यद्यपि डॉक्टर भी आदमी है, ये सही है। लेकिन अगर डॉक्टर के संबंध में बने कानून को छोड़कर उसके द्वारा कोई दोषपूर्ण कृत्य किए जाने की दशा में हम आदमियों के लिए बने कानून को ही लागू करेंगे, तो आदमियों में विशिष्ट डॉक्टर के लिए अलग से कानून बनाने का अर्थ क्या है? फिर तो वो सारी कवायद निरर्थक हो जाती है। इसलिए कानून का सिद्धांत यह है कि जब स्पेसिफिक सिचुएशन हो तो जो सामान्य कानून है वो लागू नहीं होगा, फिर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए जो कुछ प्रावधानित वही लागू होगा। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप चीजों को रटना चाहते हैं, और रटने और समझने के बीच जो फर्क होता है वो फर्क ही यही है कि रटने में उस तर्क को दरकिनार करके सिर्फ चीजों को याद रखा जाता है, जबकि समझने में उस तर्क को समझा जाता है जिसके कारण से कोई विचार, कोई सिद्धांत ये अस्तित्व में है। और जब आप एक बार उस विचार या सिद्धांत के औचित्य को समझ लेते हैं, तो हमने आपसे कई बार कहा कि आपके दिमाग को भगवान ने यह विशेषता देकर भेजा है कि जैसे ही आप किसी विचार के या किसी सिद्धांत के औचित्य को उसके सामने रखेंगे, वो तत्काल उस औचित्य के आधार पर उस सिद्धांत या विचार को, ठीक है, अपने में सदा के लिए, हमेशा के लिए अंकित कर लेगा। ये भगवान ने ऐसा कंप्यूटर यहां रखा है, लेकिन आप तर्क उसके पीछे का उसे दरकिनार करके चीजों को अभ्यास के आधार पर स्मृति पटल पर अंकित कर लेना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही अभ्यास छूटेगा तत्काल चीजें स्मृति पटल से चली जाएंगी, जैसे ही छूटेगा, ठीक है, और अभ्यास सदैव जारी नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि आपके पास जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपके पास अन्य अन्य काम आते जाएंगे। समय तो 24 घंटे ही रहेगा, समय में तो बढ़ोतरी होगी नहीं, कामों में बढ़ोतरी होगी। तो जब कामों में बढ़ोतरी होगी और समय बढ़ेगा नहीं, तो अभ्यास तो छूटना है, ये बिल्कुल तय है। आप कितनी भी प्राथमिकताएं तय कर लो फिर भी काम छूटेंगे, प्राथमिकताएं बदलेंगी भी, और फिर इस कारण से कुछ भी आपकी स्मृति में रह नहीं जाएगा। अगर एक बार औचित्य को समझ लिया जाए तो मूल तो हमेशा रहेगा, वो सदैव के लिए अंकित हो गया स्मृति पटल पर। और जब मूल है तो उसका विकास होते समय नहीं लगता, इसीलिए हम कहते हैं कि बेयर एक बार समझ लिया है तो फिर 10 मिनट लगते हैं बेयर को दोहराने में, 10 से 20 मिनट। पूरा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कुछ भी हो, 20-25 मिनट, एक मतलब 2-3 घंटे में, 4 घंटे में फिर सब यहां आ जाता है, सब यहां आ जाता है। यूं तो आप हमसे कहो तो हम भी नहीं सुना सकते, लेकिन आप हमें सिर्फ 20 मिनट का समय दो और 20 मिनट बाद हम आपको सबको सुना देंगे, क्योंकि मूल अंकित है, मूल में कोई दिक्कत नहीं है, उसे हमने समझा है। और इसी को चिंतन मनन और कहते हैं कि गुनिए, तो इसे यही गुनने की प्रक्रिया है। तो इसे याद मत करिए कि निर्वचन का सिद्धांत यह है कि स्पेसिफिक सिचुएशन
इसके लिए अगर कानून बना हुआ है अलग से तो सामान्य कानून को हम लागू नहीं करते। ये याद नहीं करिए, इसे समझिए, इसके पीछे का तर्क को समझिए कि चूंकि स्थिति विशिष्ट है तो विशिष्ट में सामान्य होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सामान्य, क्योंकि सामान्यता ही तो विशिष्टता को जन्म देगी। ठीक है, जब तक सामान्य नहीं है आप तब तक विशिष्ट हो ही नहीं सकते। आप विशिष्ट सॉरी आप सामान्य हैं और केवल सामान्य रह जाए, विशिष्ट न हो, यह संभव है, लेकिन विशिष्ट हो और सामान्य न हो यह असंभव है। तो अगर विशिष्ट स्थिति के लिए कानून है कि आपने अमुक चीज की कूट रचना की या अमुक उद्देश्य से कूट रचना की, तो हम आपको यह दंड देंगे। तो जब उस उद्देश्य से या उस प्रकार की कूट रचना होगी, तब अगर आप कूट रचना का दंड देंगे तब तो अन्याय है, क्योंकि आपने सामान्य कूट रचना की है, आपने सामान्य फोर्जरी की है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस ऐसे ही फोर्जरी आपने की है। ठीक है, तब आपको जो दंड मिलना चाहिए वो विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या विशेष प्रकार की फोर्जरी के लिए आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार की फोर्जरी के लिए अलग से दंड प्रोवाइड है। और अगर विशिष्ट स्थिति को उत्पन्न होने पर विशिष्ट स्थिति के लिए बनाए गए कानून को लागू नहीं किया जाएगा, तो विशिष्ट स्थिति के लिए विशिष्ट कानून बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है, वो निरर्थक कवायद हो जाएगी। और इसीलिए विशिष्ट स्थिति के लिए या विशिष्ट स्थिति के उत्पन्न होने पर विशिष्ट को लागू करते हैं, वहां सामान्य कानून अपवर्जित हो जाता है। तो 336 सबसेक्शन 2 सामान्य कूट रचना को दंड नहीं बना। वो कहता है आपने कूट रचना की है, आप 2 वर्ष के कारावास से दंडित होंगे। आपने सामान्य फोर्जरी की है। ठीक है, आगे कहता है जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाए, वह दोनों में से किसी बात के। अब आपका स्पेशल पर्पस जुड़ गया है। ये जो अब 336 सबसेक्शन 2 है, पहले कितना था 468, और जो 336 सबसेक्शन 1 है इस समय, वो पहले क्या था 465। ठीक है, तो जो छल करने के प्रयोजन से, और छल की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि जो कोई किसी को प्रवंचित करता है, इसका भी अर्थ कई बार आपको बताया कि जो तथ्य अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व में होने का विश्वास आपको दिलाता है, या जो तथ्य जिस ढंग से अस्तित्व में है उस ढंग से वो तथ्य अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कथन करता है। यदि आपको प्रवंचित करता है तथ्यों के संबंध में, ठीक है, भ्रम में डालता है तथ्यों के संबंध में, तो वो आपको प्रवंचित करता है, ये कहा जाता है। और जो कोई आपको प्रवंचित करके आपको क्षति पहुंचाता है, उसके संबंध में ये कहा जाता है कि वो आपके साथ छल करता है। क्योंकि उसने छल की जो परिभाषा दी थी कि जब कोई किसी को प्रवंचित करता है और इस प्रकार प्रवंचित किए गए व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि वो कोई संविदा करे, संविदा न करे, या कुछ ऐसा करे जो वो कभी नहीं करेगा, यदि तथ्यों की सही स्थिति की जानकारी उसे हो। छल की जो डेफिनेशन थी उसके 2 पार्ट थे, एक पार्ट संपत्ति से संबंधित था और एक पार्ट कार्यों से संबंधित था। जो कार्यों से संबंधित था वो 417 हमने कहा था दंडित वहां होगा, या 318 सबसेक्शन 2 में दंडित होगा, और जो संपत्ति से संबंधित था हमने कहा था वो 420 या 318 सबसेक्शन 4 से दंडित होगा। ठीक है, तो आप फोर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, फोर्जरी कर रहे हैं मीनिंग दर बाय फॉल्स डॉक्यूमेंट या उसका कोई भाग
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, ठीक है, आदि आदि करके अस्तित्व में ला रहे हैं, ठीक है, या किसी डॉक्यूमेंट में तब्दीली कर रहे हैं, ठीक है, और या किसी की स्टेट ऑफ माइंड, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड, इसका फायदा उठाकर किसी डॉक्यूमेंट को अस्तित्व में ला रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोग को या किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान कारित किया जाए, किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति अभिविकसित संविदा में प्रवेश करे, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने से संपत्ति अलग करे, कपट करे या कपट किया जा सके, इसके लिए कर रहे हैं आप, ठीक है। यह सब आपने किया क्यों? ताकि छल किया जा सके, यानी किसी व्यक्ति को इस बात पर राजी किया जा सके कि वो कर दे जो वो कभी नहीं करेगा यदि तथ्यों की सही स्थिति की उसे जानकारी हो, ठीक है, या अपने से संपत्ति अलग कर दे, ठीक है ना। तो आपने छल के प्रयोजन से फोर्जरी की है, इसीलिए आप कचहरी में देखेंगे तो अक्सर 420, 467, 468, 471 ये पूरा पैकेज आपको किसी व्यक्ति पर लगा हुआ दिखाई देता है। ये एक साथ एक पैकेज सा मिलता है आपको, क्योंकि अक्सर लोग फोर्जरी इसीलिए करते हैं ताकि वो छल कर सके, यानी फोर्ज डॉक्यूमेंट इसीलिए तैयार करते हैं ताकि वो छल कर सके, अन्यथा फोर्ज डॉक्यूमेंट कोई क्यों तैयार करेगा, ठीक है। अक्सर आप कोई सेल डीड आपने तैयार कर ली, कोई आपने संविदा तैयार कर ली, जबकि आप उस ढंग की सेल डीड एग्जीक्यूट करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि आप मालिक नहीं है उसके। और चलो मालिक तो बेचना चाहते थे, ये बेच दी वो, ठीक है, वो जिसे आपने बेचा है वो समझ रहा है आप ये बेच रहे हो, और इनफैक्ट जो कागज पर लिख दिया वो उसका डिस्क्रिप्शन वो है, उसे वो लेना नहीं चाहता, ठीक है, और उसे छल से यानी प्रवंचित करके वैसा प्राप्त कर लिया। तो फिर ये आपकी जो कारगुजारी है ये किसमें? छल की परिभाषा में भी आएगी और फोर्जरी की परिभाषा में भी आएगी। नाउ यू हैव कमिटेड चीटिंग फॉर द पर्पज ऑफ फोर्जरी, ठीक है ना। आपने छल के प्रयोजन से फोर्जरी की है, तो चूंकि एक पर्टिकुलर पर्पज और ये भ्रष्ट उद्देश्य ऊपर नहीं था, छल करने के प्रयोजन से आप कूट रचना नहीं कर रहे थे ऊपर, नीचे आपने छल का जो प्रयोजन साथ में और जोड़ लिया है, इससे आपकी भ्रष्टता की मात्रा और बढ़ गई है। और निश्चित तथ्यों में ये कब कब होता है ये देखने के लिए ही कचहरी होती है कि कब कब, क्योंकि वहां तथ्यों के आधार पर एफआईआर आएगी और उसमें आपको दिखाई देगा कि यहां सिर्फ फोर्जरी है और यहां छल के प्रयोजन से फोर्जरी है, ठीक है। तो तथ्यों के आधार पर कानून को समझने के लिए ही कचहरी है, सिद्धांत को समझने के लिए नहीं। अभी एक दिन एक रिमांड आ रहा था, उस रिमांड में जो तथ्य है कि लेडी को एक व्यक्ति ने समझाया कि बड़ी भारी विपदा आने वाली है और तुम अपने ऑर्नामेंट उतार कर जमीन पर रख दो और आंखें बंद करके 10 कदम चलो, ठीक है। और उसने ऐसा किया और उसके गहने चले गए। अब सवाल यह है कि क्या हुआ, ठीक है। जो पुलिस हमारी लगा के लाई थी वो 420 और 379, मतलब करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएस के, हमें आईपीसी के याद रहते हैं, 318 सेक्शन 4, और आपका चोरी के लिए जो होगा 303,
तो ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन लगा के लाए हैं। करस्पॉन्डिंग सेक्शन में बोल रहे 420 और 379 ये लगा के लाए। हमारा प्रश्न यही था कि आप हमें ये समझा दो कि इसने लेडी के साथ चीटिंग की तय है, लेकिन लेडी ने जमीन पर रखे ऑर्नामेंट। संपत्ति का परिधान इसे कब हुआ और ना इसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को हुआ। न कोई मूल्यवान प्रतिभूति रची गई, न परिवर्तित नष्ट की गई, कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक है, जहां तक 379 का सवाल है वो तो बनती है, क्योंकि इसने ऑर्नामेंट उठाए हैं। ठीक है, 379 बन रही है, लेकिन सवाल यह है कि 420 कैसे लगा लाए। हमारे हिसाब से 417 बन रही है, 318 सब्सेक्शन 2। ऐसा नहीं छल नहीं किया गया है, छल तो किया गया है, लेकिन जो अटैच हो रहा है सेक्शन वो 318 सब्सेक्शन 2 है, ना कि 318 सब्सेक्शन 4 है। क्योंकि इसने नो डाउट वो कारित किया है या वो उपाप्त किया है या लेडीज से वो करवाया है जो वो कभी नहीं करेगी, अगर उसे तथ्यों की सही स्थिति जानकारी में हो कि कोई विपदा नहीं आने वाली, कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसे तथ्यों की सही स्थिति की जानकारी, तुमने प्रवंचित किया है, सही है, ठीक है, और प्रवंचना देकर उससे वो करवा लिया जो कभी नहीं करेगी। लेकिन इसके कारण से जहां तक दोष है वहीं तक तो रखोगे। 318 सब्सेक्शन 2 को 318 सब्सेक्शन 4 कैसे बना दोगे? ठीक है, 379 के बारे में कोई संदेह नहीं। तो तथ्यों में कौन सा अपराध बनता है ये देखने के लिए ही कचहरी है। बात तथ्यों के आधार पर मामले आते हैं और तब कानून की गहराई और कानून की समझ ये परिपक्व और पुष्ट होती है। इसके लिए कचहरी जाया जाता है। आप कचहरी पढ़ने जाते हैं, ठीक है, हमें आश्चर्य होता है, वहां पढ़ाई थोड़े हो रही, न वहां कोई कुछ समझाएगा। ठीक है, जैसे ही पुलिस ऑफिसर से हमने ये पूछा, वो राय बाएं शाएं उन्होंने बताना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनकी मान्यता भी यही है कि कचहरी में पढ़ाई होती है। कचहरी में कोई पढ़ाई नहीं होती, कचहरी तो तथ्यों के आधार पर मामले आ रहे हैं। हाँ, आपको समझ है तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा और आपकी समझ कानून के बारे में और गहरी और ठीक है शानदार ये होती चली जाएगी। लेकिन नहीं आता तो वहां आएगा कुछ नहीं, फिर आप परंपरा से चीजें याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। आज जब बसंत पंचमी के कार्यक्रम में थे, वहां पठन और पाठन इसके महत्व पर प्रकाश पड़ रहा था कि साहब पठन और पाठन जरूर होना चाहिए। जब हमें बोलने का मौका मिला तो हमने यही कहा कि हमारे हिसाब से तो पठन पाठन कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। पठन और पाठन से ज्यादा तुम्हें जानकारी मिलती है और जानकारी ज्ञान नहीं है। जो कुछ बाह्य स्रोतों से आपको प्राप्त होता है वो जानकारी है, और जो कुछ आंतरिक स्रोतों से आपको ज्ञात होता है वो ज्ञान है। ठीक है, और आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, और ज्ञान अनुभव से ही आएगा। ठीक है, वो जानकारियों से नहीं आता, ज्ञान से जानकारी आती है। तो अगर आपने जानकारी इकट्ठी की तो आपने जूठन इकट्ठी की है। ठीक है, जानकारी तो आपको है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, खेलते हैं आप, जेल भी जाते हैं फिर भी खेलते हैं। युधिष्ठिर ने दोबारा जीवन में जुआ नहीं खेला, उन्हें ज्ञान मिला था। ठीक है, कि जुआ बहुत खराब चीज है, ये चक्रवर्ती सम्राट को भिखारी बना देता है। ठीक है, ये अर्जुन जैसे सामर्थ्यशाली को ब्रहनला बना देता है। ठीक है ना, ये भीम जैसे गदाधर को रसोइया बना देता है।
तो जो सबक युधिष्ठिर को मिला वो अनुभव से मिला है, पठन और पाठन से नहीं। ठीक है, युधिष्ठिर की जूठन तुमने इकट्ठी कर ली, तुम भी गाना गाना शुरू कर दिए, जुआ बहुत बुरा है, जुआ बहुत बुरा है, तो तुम गाना ही गा रहे हो, जुआ खेलना तुमने बंद नहीं किया। ठीक है, तो अनुभव इसके लिए तैयार रहिए, और अनुभव कष्टकर होगा भी, होता भी है। ठीक है, लेकिन अनुभव आपके सामने अवसर लेकर आया है जीवन को जानने का, इसलिए अनुभव करने के अवसर को ईश्वर की कृपा ये मानना चाहिए। वो दुखद अनुभव करा रहा है या सुखद अनुभव करा रहा है, लेकिन आपको मैच्योर बना रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। और अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों के लिए कोई बहुत, ठीक है, बुरा हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं कह सकते। वो सबक दुर्योधन को नहीं मिला। ठीक है, 12 ही साल तो जिंदगी के लगे, और 12 साल में वो सबक उन्होंने प्राप्त किया कि हमें नहीं मालूम उन्होंने कितने बरस राज्य किया, लेकिन फिर उतने बरस राज्य, जितने बरस भी उन्होंने किया, उतने बरस उन्होंने जुए जैसी या जुए जैसे व्यसन को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो अगर मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखें तो ये कोई बहुत महंगा सौदा नहीं हुआ कि 12 साल जंगल में रह के 1 साल अज्ञातवास काटकर इतना बड़ा अनुभव उन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिया। शकुनी ये अनुभव नहीं प्राप्त कर पाया। ठीक है, तो जो कुछ हो रहा है वो बड़ा ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। पठन पाठन ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो छल करने का प्रयोजन, इससे जब आप कूट रचना करेंगे तो आपको अधिक दंड मिलना चाहिए। और कब छल करने के प्रयोजन से होगा और कब सामान्य कूट रचना होगी, ये जानने का स्थान कचहरी है। ठीक है, वहां पढ़ाई नहीं होती, वहां पढ़ने के लिए नहीं, अनुभव लेने के लिए जाना। ठीक है, और अनुभव से ज्ञान आता है, जानकारी से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो अंदर से उत्पन्न होता है, जानकारी बाहर से आती है। ज्ञान अनुभव से आएगा और वो आपका अपना होता है। जानकारी तो जूठन है ज्ञान की। युधिष्ठिर ने फिर दुनिया को बताया कि जुआ खेलना बुरी चीज है, और तुम वो जूठन पाकर संतुष्ट हो, और जूठन से पेट किसी का नहीं भरता, इसलिए तुम्हारा भी नहीं भरा। जुआ तुम आज भी खेल रहे हो। ठीक है ना, तो अनुभव ये ज्यादा बड़ी चीज है, और अनुभव चूंकि कचहरी में होता है कानून का, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण स्थान है, और वहां चीजें ज्यादा परिपक्वता के साथ समझ में आती। तो जहां आप देखेंगे फिर आपका 336 सब सेक्शन 4 ये नया जुड़ा है, ये पहले नहीं था, ऐसा हमें याद पड़ता है, क्योंकि इसमें कहा उन्होंने कि जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या ये संभावित जानते हुए प्रयोग करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सके। ऐसा पहले नहीं था। आप जानबूझकर फोर्जरी करना और जो नुकसान या क्षति व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं वो प्रतिष्ठा संबंधी है। ठीक है, हालांकि हम पहले भी कहते रहे हैं कि कपट इसके अंतर्गत प्रवंचित करके क्षति पहुंचाने का आशय अंतर्वलित होता है, और क्षति सांपत्तिक भी होती है और सांपत्तिक अपहानि के अतिरिक्त भी होती है। अगर हम आपको ख्याति संबंधी अपहानि कारित कर रहे हैं तो भी हम आपको क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है, तो वो बातें पहले भी थी, अब इन्होंने ख्याति संबंधी अपहानि को अलग से इसमें शामिल कर दिया।
पहले 469 में था ये। अच्छा तो होगा, हम हमारी जैसी जहां तक हमें याद पड़ता था, ठीक है, उसके हिसाब से हम बोले तो होगा पहले 469 में। तो जो पहले 469 में था वो अब 336 सेक्शन 4 में है। कहता जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वो दोनों में से किसी मास के कारावास से जिसकी अवधि अमुक अमुक वर्षों की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। आगे कहता है 337 न्यायालय के रजिस्टर की या लोक अभिलेख आदि की, लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना, ये पहले 466 था, अब ये आपका 337 हुआ है। इसमें जो आप फोर्जरी कर रहे हैं वो किसी कार्यालय के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की कर, कोई सर्टिफिकेट आपने फोर्ज बना लिया है ताकि यह प्रदर्शित हो कि यह सर्टिफिकेट अमुक कार्यालय के द्वारा जारी किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जारी होने वाला मैरिज सर्टिफिकेट आपने बनाया तो आप 467 जो पूर्व की थी, जो शायद अब 338 हो गई, ठीक है, उसमें दंडित नहीं होंगे। ठीक है, यह भी खूब कचहरी में विवाद का विषय बना करता है। एक बार हमारे सामने यह भी समस्या आई, हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट फर्जी है, ठीक है, तो मैरिज सर्टिफिकेट के अस्तित्व में आने के कारण कोई पति और पत्नी माना गया नहीं, गलत, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट सीधे सीधे कहता है और इसीलिए कानून परस्पर इंटर रिलेटेड है और इसीलिए एलएलबी में आपको सारे विषय पढ़ाए जाते हैं और आप एक भी नहीं पढ़ते और यही कारण होता है कि वहां कचहरी में फिर कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ पढ़ा ही नहीं। और आपने बता दिया हम तो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, सिविल तो हम पढ़ते ही नहीं। अरे भाई, हिंदू मैरिज एक्ट अगर आपको नहीं मालूम तो आप ये कैसे जानेंगे कि आप सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट की आवश्यकताओं की आपूर्ति होने पर पति और पत्नी कहलाने लायक होते हैं, न कि मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने से, क्योंकि सेक्शन 8 स्वयं कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाण पत्र इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य नहीं है कि वे दोनों पक्षकार जो उसमें पति और पत्नी के रूप में उल्लिखित वे परस्पर पति और पत्नी हैं। ठीक है, आप मैरिज सर्टिफिकेट इसके आधार पर अगर वो फोर्ज है तो आप ये नहीं कह सकते कि मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना हुई है। हां, मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो इसके लिए अगर आपने एफिडेविट दिया है यह कहते हुए कि अमुक जगह हिंदू मैरिज एक्ट की आवश्यकताओं के मुताबिक हम लोगों का विवाह हुआ और जबकि नहीं हुआ, अब ये जो एफिडेविट आया ये है मूल्यवान प्रतिभूति, क्योंकि इसके आधार पर आपको उस विवाह को जो नहीं हुआ हिंदू मैरिज रजिस्टर में दर्ज करा लेने का हक ये पैदा हो रहा है, अधिकार पैदा हो रहा है। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी भी अधिकार को जन्म दे दे वो है मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है ना। अगर आपने सिर्फ फर्जी हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया, आपने कंप्यूटर से स्कैन करके और बढ़िया डाउनलोड करके आप ले आए, आप किसके दोषी हैं? 337 के। और आपने
हिंदू मैरिज रजिस्ट्रार के यहां ये फर्जी एफिडेविट दिया और खुद को दर्ज करा लिया। अब जो सर्टिफिकेट जारी हुआ उसमें 337 तो 338 दोनों हुए, ठीक है ना। तो कानून वहां तथ्यों में जब आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। और वो तथ्यों में समझने के लिए ही स्थान है। तो 337 कहता है जो कोई ऐसे दस्तावेज को या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसका कि किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना या सरकार द्वारा जारी किसी पहचान दस्तावेज जिसके अंतर्गत मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, ये नया बढ़ाया होगा इन्होंने, ये जन्म, बपतिस्मा, विवाह या अंत्येष्टि का रजिस्टर, ठीक है। जन्म, बर्थ सर्टिफिकेट आप केवल फर्जी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 337 है। बर्थ सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए आपने कुछ दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू हैव गॉट इशूड simply the birth certificate, then your act comes under the definition of 337, not 338, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि न्यायालय की कार्यवाही का या सरकार के किसी कार्यालय के द्वारा जारी प्रमाण पत्र उसकी कूट रचना कर रहे हैं, और वो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, बपतिस्मा प्रमाण पत्र हो सकता है, विवाह का प्रमाण पत्र हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। आधार कार्ड जारी कराने के लिए कुछ फर्जी दे दिया, वो है, वो तो मूल्यवान प्रतिभूति है फिर, क्योंकि मूल्यवान प्रतिभूति की डेफिनेशन ही है कि कोई अधिकार आप अर्जित कर लेते हैं उसके आधार पर, तब तो बात अलग हो गई है। अदरवाइज ये मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, ठीक है ना। तो किसी पहचान दस्तावेज जिसके अंतर्गत मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, या जन्म, बपतिस्मा, विवाह या अंत्येष्टि का रजिस्टर या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्य हो, अर्थात है नहीं, तात्पर्य है। आपने क्या किया, फर्जी खतौनी बना ली, फर्जी खसरा बना लिया, ठीक है ना, फर्जी परिवार रजिस्टर बना लिया, ठीक है। जो हम लोग जब यूपीजेड पढ़ेंगे तो वहां ग्राम पंचायत आएगी, ग्राम पंचायत का सचिव आएगा जिसे आप ग्राम विकास अधिकारी कहते हो, उसके पास एक परिवार रजिस्टर होता है, उसमें गांव के जितने परिवार के लोग हैं उनका ब्यौरा दर्ज होता है। तो आपने वो बना लिया फर्जी, उसमें दर्ज कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाया 338, खाली वही फर्जी बना लिया 333, ठीक है। तो तात्पर्य हो अथवा किसी प्रमाण पत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में वह तात्पर्य हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रखी गई है। आपने कुछ भी ऐसा सर्टिफिकेट बनाया जिसके बारे में यह प्रदर्शित हो रहा है कि एनी पब्लिक सर्वेंट हैज इशूड दैट सर्टिफिकेट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है ना, देन यू आर कमिटिंग द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। कहता है या जो किसी बात को सुनिश्चित करने या बाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का या दावा संस्वीकृत कर लेने का प्राधिकार हो, यानी आप ये प्रदर्शित करना न्यायालय के समक्ष कि अमुक पक्षकार ने हमें कोई एडमिशन कन्फेशन तो कर ही नहीं सकता है, ठीक है, वो तो केवल अभियुक्त करेगा। किसी बात में कोई कार्यवाही करने के लिए, एडमिशन करने के लिए, डिफेंस करने के लिए अधिकृत कर रखा है जबकि नहीं कर रखा, या अन्य किसी प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई मुख्तारनामा वो कूट रचना करेगा, वो दोनों में से किसी बात के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष, क्योंकि आपने सिर्फ कूट रचना नहीं की है, ठीक है, सिंपल कूट रचना नहीं है, बल्कि आपने एक विशेष प्रकार के दस्तावेज की फोर्जरी की है, इसलिए आपको अधिक दंड से दंडित किया जाना उचित दिखाई देता है। 338 ये पहले 467 थी, और ये क्या कहती है, जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज की जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति
तो हमने कहा मूल्यवान प्रतिभूति पहले धारा 31 में परिभाषित थी, 30 में थी, 31 में थी, 30 में, ठीक है, 30 मूल्यवान प्रतिभूति वेरिएबल सिक्योरिटी अब कितनी हो गई? 231, पहले 30 अब 231। उसमें मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया है कि कोई ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर आपको किसी प्रकार का कोई हक अर्जित होता है या कोई हक समाप्त हो जाता है या हक की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है या हक के विस्तार पर घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी ऐसा प्रभाव होता है, तो आप मूल्यवान प्रतिभूति रच रहे हैं ऐसा माना जाएगा। और इसीलिए हमने बार बार कहा ऊपर कि सर्टिफिकेट इसके आधार पर आप पति पत्नी नहीं हुए, ठीक है, इसलिए वो तो सिर्फ मियर सर्टिफिकेट है, बट यू हैव मेड एनीथिंग टू गेट इशूड दैट सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रॉम दैट अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू दैट, then the document on the basis of which that authority will issue that certificate, that document will be the valuable security, not the certificate, ठीक है ना, क्योंकि उसके आधार पर आपको यह हक पैदा हुआ, ठीक है ना। प्रवेश पत्र ये आपने फर्जी बना लिया, ठीक है, तो आप कैसे मूल्यवान प्रतिभूति की रचना कर रहे हैं? क्यों? प्रवेश पत्र से आपको अधिकार मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का, ठीक है ना, आपको एग्जामिनेशन में जो आंसर बुक है उसे लिखने का। तो कहीं भी सबसे पहले यही देखना चाहिए कि जिसको मूल्यवान प्रतिभूति कहा गया है क्या उससे किसी अधिकार का जन्म हो रहा है, यदि हां तो मूल्यवान प्रतिभूति है, अगर अदरवाइज नहीं है, ठीक है। मूल्यवान प्रतिभूति का यह बिल का, ठीक है, यह पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्य हो, दत्तक ग्रहण का सर्टिफिकेट नहीं, दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्य, ठीक है, दत्तक ग्रहण का प्राधिकार। आपने फर्जी बना लिया है कि हमें दत्तक ग्रहण का प्राधिकार है अमुक व्यक्ति की ओर से, ठीक है, दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्य हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का, ठीक है, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का या किसी धन संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्य। तो सब जगह प्राधिकार आया है, सब जगह प्राधिकार, ठीक है। कोई मूल्यवान प्रतिभूति ही आपने बना ली या आपने कुछ ऐसा अथॉरिटी लेटर बनाया है जिस अथॉरिटी लेटर को देखकर ऐसा लगता है कि आपको किसी ने एडॉप्शन करने के लिए अधिकृत कर दिया, कोई लोन वगैरह लेने के लिए अधिकृत कर दिया, ठीक है, या किसी प्रकार का जो उद्देश्य यहां लिखे हैं उन्हें प्राप्त करने के प्रयोजन से कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया है, ऐसा आप कर रहे हैं, ठीक है, या किसी धन जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्य। तो निश्चित तौर पर अगर अथॉरिटी उस डॉक्यूमेंट से मिल रही है, आपको ऐसा प्रदर्शित हो रहा है, तो अथॉरिटी किसी भी ढंग की हो वो आपको अधिकार तो दे ही रही है, इसलिए मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा में तो वो आ ही जाएगा। ये मूल्यवान प्रतिभूति के विशिष्ट प्रकार उन्होंने बताए, ठीक है ना। इसके अलावा भी मूल्यवान प्रतिभूति आप उस हर चीज को मानेंगे जिससे किसी प्रकार का कोई अधिकार पैदा हो रहा है, ठीक है। तो तात्पर्य तो अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र या रसीद होना, धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र, ठीक है। हम ऋणी हैं, ठीक है, आप ऋणदाता हो, हमने एक फर्जी लोन बिना चुकाए एक निस्तारण पत्र बना लिया कि अमुक लोन हमने आपको उस दिन चुका दिया, या मेरा ये लोन आपके ऊपर था, इसके
अंतर्गत आपका लोन और हमारा लोन समायोजित हो गया, ये निस्तारण पत्र है, जबकि नहीं हुआ। या आपने हमें एक भी रुपया नहीं दिया ऋण के तौर पर और एक फर्जी रसीद बना ली, उस पर मेरे सिग्नेचर ले लिए कि हमें 2 लाख रुपए प्राप्त हो गए, जबकि नहीं हुए। तो किसी ऋण का निस्तारण पत्र या रसीद ये होना तात्पर्य हो, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिधान के लिए निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्य हो, यानी वही मूवेबल प्रॉपर्टी, उसका निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्य हो। कूट रचना करेगा वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। मूल्यवान प्रतिभूति, ये कोई अथॉरिटी लेटर जो आपको कुछ भी करने का हक दे रहा है, जिसके कुछ उदाहरण यहां दिए हैं। ठीक है, जैसे वसीयत, वो भी आपको अधिकारी बना रही है किसी की संपत्ति का। ये आप फोर्जरी कर रहे हैं, फोर्ज तैयार कर रहे हैं। अब आपने वसीयत तैयार कर ली 10-20 हजार के लिए, वसीयत आपने तैयार कर ली करोड़ों अरबों की संपत्ति के लिए, तो उसी अनुपात में कितनी एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस आपके कृत्य के संबंध में मौजूद है, उसी आधार पर आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक का यानी 1 साल का भी हो सकता है, उसी आधार पर आपके दंड की मात्रा को तय करने का विवेकाधिकार ये यहां न्यायालय को दिया गया है। जो पहले 467 था, अब 338 हुआ। अब कहता है धारा 337 या 338 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना, ये शायद 474 था पहले। ठीक है, आप ये जानते हैं कि ये मूल्यवान प्रतिभूति या जो अथॉरिटी लेटर, क्योंकि 338 में वही है, 338 में मूल्यवान प्रतिभूति या अथॉरिटी लेटर, इसकी फोर्जरी है। आप ये जानते हैं ये फोर्ज अथॉरिटी लेटर है, यह फोर्ज मूल्यवान प्रतिभूति है। या आप ये जानते हैं कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट ऐसा सर्टिफिकेट है जो फोर्ज है और जिसे संबंधित लोक सेवक ने जारी नहीं किया है। ठीक है ना, ये आधार कार्ड फर्जी है, ये पहचान पत्र फर्जी है। ठीक है, और फिर भी आप उसे अपने पास रखे हुए हैं और फोर्जरी के प्रयोजन से रखे हुए हैं। ठीक है ना, फोर्जरी के प्रयोजन से रखे। आपके पास सैकड़ों आधार कार्ड बरामद हो गए, सैकड़ों मतदाता पहचान पत्र बरामद हो गए, सैकड़ों फोर्ज वैल्यूएबल सिक्योरिटी बरामद हो गई। ठीक है, और कुछ लोग भी हैं जिन्हें आपने ठगा भी है। ठीक है, और नहीं ठगा, चलिए हटाइए, सैकड़ों का क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास, तो आप ही बताएंगे, क्योंकि सैकड़ों हजारों आधार कार्ड का आपके पास होना ये एक ऐसा विशिष्ट तथ्य है जिसकी जानकारी आपको होगी। क्यों है आपके पास, ये हम थोड़ी जानेंगे। इसलिए 103 एविडेंस एक्ट पुराने वाले, उसके मुताबिक ये विशिष्ट तथ्य है और इसे साबित करने का भार आपके ऊपर होगा। अदरवाइज ये मानकर चला जाएगा कि भाई आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सैकड़ों हजारों का, और आप कूट रचना करने के लिए ही ये सारी चीजें, ठीक है, अपने पास रखे हुए थे। कहता है जो कोई किसी दस्तावेज या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उसे कूट रचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपट पूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में प्रयोग में लाया जाए, यानी छल किया जाए, ठीक है, अपने कब्जे में रखेगा, कपट पूर्वक या बेईमानी से उपयोग किया जाए, बस इतना आशय आपका है। सामने वाला आपके द्वारा इस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट का उपयोग किए जाने पर, ठीक है, आपके द्वारा की गई बेईमानी या कपट से प्रभावित होगा या अप्रभावित ही रह जाएगा, आपकी सारी कारगुजारी को पकड़ लेगा, ये अलग बातें हैं। ठीक है ना, ये अलग बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं हो सकता।
आपकी दोषिता के बिंदु पर आपकी दोषिता उतनी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि दूसरा अप्रभावित रहा, इसमें आपका क्या है। इसलिए यहां पर उसने रखा कि कब्जे में रखेगा, बस ये जानते हुए या यह विश्वास करते हुए ये कूटस्थित है, ठीक है, ये जानते हुए या ये विश्वास करते हुए, और आशय उसका क्या होना रखने के पीछे, बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक उपयोग में लाया जाए, ये आशय अपने कब्जे में रखेगा यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख इस संहिता की धारा 337 में वर्णित भांति का हो, तो वह दोनों में से किसी बात कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा यदि वह दस्तावेज धारा 338 में वर्णित प्रकार का हो तो आजीवन कारावास से, दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यह व्यक्ति कुछ दुष्प्रेरक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये उन चीजों को अपने पास रखे हुए हैं जो सहायक हो जाएंगी, ठीक है ना। किसी व्यक्ति से बेईमानी या कपट पूर्वक, जैसे आप अगर फोर्जरी के प्रयोजन से जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसकी फोर्जरी करते, ठीक है, अगर जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसकी फोर्जरी आप करते हैं, ठीक है, तो 338 आ जाती है। ये ठीक है कि आपने वैल्यूएबल सिक्योरिटी की फोर्जरी खुद नहीं की है, खुद नहीं की, लेकिन आपको मालूम तो है कि ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी फर्जी है, ठीक है, यानी फोर्ज है, ये मालूम तो आपको है, और आप उन्हीं प्रयोजनों से उन्हें रखे हुए हो। तो जिसने रचना की उन प्रयोजनों से और जो सुरक्षित बनाए हुए हैं उन प्रयोजनों की आपूर्ति के लिए, अगर गुणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इन दोनों व्यक्तियों में अंतर कहां है, ये दोनों तो एक ही है। उसने रचना की, ठीक है, उसने फोर्जरी की वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या किसी अथॉरिटी लेटर की, आपने बना बनाया प्राप्त कर लिया है और आप उसे सुरक्षित बनाए हुए हैं उन्हीं प्रयोजनों से जिन प्रयोजनों के लिए धारा 337 या 338 में उनकी रचना करने वाले ने रचना की थी। तो उसके रचयिता का जो दंड होना चाहिए, आपका दंड भी उसी प्रकार का और उसी विस्तार का होना चाहिए। न्याय की मांग यही दिखती है, इसलिए 337 338 में उन्होंने कहा कि जो कोई धारा 337 या 338 में वर्णित प्रकार के दस्तावेज ये जानबूझकर, जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वो फोर्ज हैं, अपने कब्जे में इसलिए बनाए रखेगा कि उनका बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक उपयोग किया जा सके, अर्थात उन्हें उपयोग में लाया जाएगा, ये जानते हुए बनाए रखता है, तो इस व्यक्ति को लगभग उतना ही दंड मिल रहा है जितना 337 और 338 में वर्णित है। लगभग हमने इसलिए कहा कि 338 में उसने कहा था 10 वर्ष का और यहां 7 वर्ष की बात की है, लेकिन लगभग वही दंड यहां प्रावधानित हो रहा है, ठीक है। आगे कहता है 340, जो पहले कितना था 471, यहां दो बातें उसने कही हैं। वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णता या भागता कूट रचना द्वारा रची गई है, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाती है। सबसे पहले तो उसने यह बता दिया कि कूट रचित दस्तावेज, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कूट रचित कौन सा कहा जाता है, तो उसने कहा वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णता या भागता कूट रचना द्वारा रची गई है, यानी दस्तावेज का कुछ भाग सही है, हमने आपसे मकान खरीदने की संविदा की, सही है, हम लोगों के बीच 20 लाख रुपए प्रतिफल तय हुआ, सही है, 1 महीने का समय था, सही है, ठीक है, लेकिन चौक का मकान खरीदने की संविदा हुई थी, बेच दिया उन मोहल्ला हाथी थान का,
ठीक है ना। अब यहां पर गड़बड़ है, ठीक है ना। तो पूर्णतः फोर्जरी है नहीं कह सकते, भागता मिथ्या दस्तावेज रचा गया है और कूट रचना के प्रयोजनों से रचा गया, पूरा फर्जी हो सकता है और अंशतः फर्जी हो सकता है। लेकिन अगर अंशतः भी फर्जी है या पूर्णतः फर्जी है और फोर्स प्रयोजनों से रचा गया है, तो वो फोर्स डॉक्यूमेंट ही कहलाता है 471 के या आपका 340 के प्रयोजनों के लिए। और 340 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास रखता है, ठीक है, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, ठीक है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की है, यानी छल के प्रयोजन से उपयोग के लिए मिला 468 यानी 7 साल के, उससे दंडित होगा, ठीक है। मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में उसे उपयोग में लाया जाए तो 468 यानी 338 के समान दंडित होगा, ठीक है ना। जो ऊपर वर्णित है उसी प्रकार से यहां दंडित किया जाएगा, लेकिन कब? दो बातें पूरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस डॉक्यूमेंट को हम उपयोग में ला रहे हैं ये फोर्ज है, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए और आप उसे बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक उपयोग में लाएं। अगर हमें पता है कि हम जिस डॉक्यूमेंट को उपयोग में ला रहे हैं ये फोर्ज है, लेकिन मेरा आशय बेईमानी या कपटपूर्ण नहीं है, ठीक है, आपने हंसी हंसी में लिख के हमें दिया कि ये फेल हो गए हैं, ठीक है, और मजे लेने की सिर्फ बात है और हम जान रहे हैं कि बेईमानी पूर्ण वो ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और हमने आपको दिया, ठीक है, इसलिए कि पास कराने के नाम पर आपसे, ठीक है, दावत खा ली जाए, पैसे नहीं लिए जाए, दावत खा ली जाए, ठीक है। तो ये यद्यपि आप कहेंगे दावत खाना ये भी बेईमानी पूर्ण क्योंकि क्षति तो हो जाएगी, लेकिन फिर आपका सेक्शन 95 आईपीसी भी थी कि तुच्छ कार्यों का विधि संज्ञान नहीं लेती है, ठीक है ना, वो एक्सेप्शन भी है जनरल, और वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर रखा गया। हमने आपको तुच्छ अपराधों के संबंध में बात की थी, तो हमने कहा था कि जब ये एक्सेप्शन लागू होता है तो तकनीकी तौर पर अपराध हुआ होता है, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेंगे तो अपराध होगा, लेकिन गुणात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अपराध नहीं हुआ होता है, ठीक है। ऐसे तो बस में हमारा धक्का किसी को लग गया तो हमला है, ठीक है, सॉरी आपराधिक बल का, हाँ नहीं, आपराधिक बल का प्रयोग क्योंकि गति पैदा हो जाएगी, ठीक ना, उसको क्षति बाधा क्षोभ वो तो सब हो ही जाएगा, लेकिन ये रोज होने वाली घटना है। तकनीकी तौर पर देखेंगे अपराध हुआ, गुणात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे अपराध नहीं हुआ। तो यहां भी अगर दावत के प्रयोजनों से ऐसा किया गया है तो तकनीकी दृष्टिकोण से भले ही अपराध हो रहा हो, लेकिन गुणात्मक दृष्टिकोण से हमें पूरा विश्वास है सेक्शन 95 का फायदा मिल जाएगा और अपराध नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने फोर्ज डॉक्यूमेंट का उपयोग किया, लेकिन बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण आशय नहीं, ठीक है, तो आपका यह सेक्शन आकृष्ट नहीं हो। हमने फोर्ज डॉक्यूमेंट का उपयोग किया, ठीक है, लेकिन ये जानते हुए नहीं कि फोर्ज है, तब भी सेक्शन आकृष्ट नहीं होगा, ठीक है, तब भी सेक्शन आकृष्ट नहीं होगा। जरूरी क्या है कि आप ये जाने कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, यह विश्वास करने के कारण हो आपके पास। अभी एक सज्जन हमसे राय लेने आए थे तो हमने यही कहा, लेडी की उम्र 71 साल, उसके ऊपर आरोप है कि उसने फर्जी वसीयत बनाई है, ठीक है। हमारा उनसे कहना यही था
कि तुम ये तर्क पकड़ो कि इसकी उम्र 71 साल है, इसने जो वसीयत की नकल ली है वो रजिस्ट्री ऑफिस से ली है। ये कैसे जान सकती है कि रजिस्ट्री ऑफिस से जो नकल जारी हो रही है वो फोर्ज है? ये कैसे जान लेंगे, हमें ये बता दिए। एक आम आदमी तो यही मानेगा कि भाई रजिस्ट्री ऑफिस से जो कुछ जारी हो रहा वो असल है, ठीक है। तो इसने फोर्ज जानते हुए ये वसीयत की प्रति कहां से प्राप्त की? नहीं है ऐसा। इसके पास ये विश्वास करने का कारण भी नहीं हो सकता कि वसीयत की जो प्रति हम वहां से प्राप्त कर रहे हैं अधिकृत जगह से, ये फोर्ज हो सकती है। लेकिन वो फोर्ज है, ये तथ्य है, ठीक है। फोर्ज क्यों है? कि वसीयत का डिस्क्रिप्शन जिस रजिस्टर पर दर्ज होता है, क्योंकि मूल डॉक्यूमेंट तो आपको वापस मिल जाता है जब आप बैनामा कराते हैं, तो मूल बैनामा तो आपके पास होता है। उस मूल बैनामे की एक फोटोकॉपी रजिस्ट्री ऑफिस में लगी होती है। अगर कभी यह प्रश्न उठता है कि आपका बैनामा असली है या फर्जी, तो उस फोटोकॉपी से मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो मूल वसीयत तो किसके पास है? लेडी के पास, ठीक है। और उसका कहना वो खो गई, उसका कहना है वो खो गई, इसलिए उसने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की, ठीक है ना। सर्टिफाइड कॉपी उसे कहां से मिल रही है? रजिस्ट्री ऑफिस से। आप कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी फोर्ज है, इसलिए कहते हैं आप ऐसा क्योंकि उस फोटोकॉपी में, ठीक है ना, जो कॉपी लगी हुई है, ठीक है ना, उस फोटोकॉपी में जो कॉपी लगी हुई वो नो डाउट इसी महिला की है, ठीक है। इसी महिला के पक्ष में की गई वसीयत की फोटोकॉपी वहां लगी है और उसी की सर्टिफाइड कॉपी इसे दी गई है। लेकिन जब देखा गया तो उस नंबर पर किसी अन्य की वसीयत दर्ज मिली है, तो इससे यह तय होता है कि उस अन्य की वसीयत हटाकर इसके पक्ष, इस महिला के पक्ष में तैयार की गई वसीयत उस रजिस्टर में जोड़ी गई और फिर उसकी कॉपी इसे दे दी गई, यह तय होता है, ठीक है। लेकिन हमारा तर्क यह है कि इस महिला की अवस्था 71 वर्षीय बीमार, ये रजिस्ट्री ऑफिस में अगर जाए भी तो इसे वो रजिस्टर कहां से मिल जाएगा जिसमें फोर्जरी करना आप बताते हो, इसे कह जाए, क्योंकि वो तो आपकी कस्टडी में है। यानी किसकी कस्टडी में? रजिस्ट्रार की कस्टडी में है, वो तो तालों में बंद है। तो वो तो अगर किसी को मिला है तो रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों को, उसके अलावा किसी की पहुंच वहां तक नहीं है, किसी की नहीं है, ठीक है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट अगर किसी ने बनाया, 338 किसी पर बन रही, ठीक है, मूल्यवान प्रतिभूति बिल आदि की कूट रचना है ना, तो 338 तो बन रही रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों पर, हम पर नहीं बन रही, यानी लेडी पर नहीं बन रही। अब आप कहते हैं छल के प्रयोग तो वो भी इस पर नहीं बने क्योंकि इसने बनाई नहीं। भाई इसने थोड़ी बनाई। अगर 300 उसकी बात करें जो पूर्व की 468 है, जो अब 336 सबसेक्शन 2 है कि छल के प्रयोजन से कूट रचना, तो जो कूट रचना करेगा ना उस पर आएगी। इस लेडी की तो पहुंच ही नहीं हो सकती वहां तक। जब इसकी पहुंच ही वहां तक नहीं हो सकती तो इसने ना तो 467 किया ना 468 इस पर बंदा। अब बात आती है 471 की, ठीक है ना। तो 471 के लिए जरूरी है कि ये जाने, ये विश्वास करे कि ये फर्जी है। ये कैसे जान सकती है, ठीक है, कि साहब जो है, जो हमें रजिस्ट्री ऑफिस से मिल रहा है ये भी फर्जी है? ये कैसे जान सकती है? अब आप कहेंगे कि चूंकि इस डॉक्यूमेंट का लाभ इसे मिल रहा है, ठीक है ना, यही तो तर्क होगा आपका कि इस डॉक्यूमेंट का लाभ इसे मिल रहा है, तो रजिस्ट्री ऑफिस वाले एक फर्जी दस्तावेज अपनी गर्दन फंसाने के लिए इसके पक्ष में फर्जी बनाकर रख क्यों देंगे? यही कहेंगे ना, ठीक है। तो इसकी अवस्था जो बोल रही है वो ये बोल रही कि इसके लड़कों ने, इसके पति ने भले ही रजिस्ट्री ऑफिस को मैनेज किया हो, ये नहीं कर सकती, ठीक है भाई। आखिर जो सेक्शन 56 एविडेंस एक्ट में भी है, कुछ चीजों का जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, जिस अवस्था में वो है उस अवस्था में
माननीय न्यायाधीश महोदय को पता होना चाहिए कि ये नहीं कर सकती है और ये अनपढ़ लेडी है। ठीक है, बहुत अगर आप लगा लें, बहुत कुछ कोशिश कर लें, तो उसके खिलाफ 120 भी बनती है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र बनता है, इसी को वकालत कहते हैं। और कुछ वकालत में होता थोड़ी है, ये यही होता है। तो हम इसमें से आपको जो समझाना चाहते थे कि हमारा कहना क्या है, हमारा कहना यह है कि जब आप क्या जाने या विश्वास रखें कि अमुक डॉक्यूमेंट जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं ये फर्जी है, और ये जानते हुए आप उपयोग करें, तब बना 471। अगर इनमें से एक चीज की भी कमी है, और उपयोग बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, फोर्ज डॉक्यूमेंट भी है, हम जानते हैं फोर्ज, ठीक है, लेकिन बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक हमने उसका उपयोग नहीं किया, जैसे हमने उदाहरण दिया था, तो भी हमने उपयोग भी वहां किया। ठीक है ना, फोर्ज डॉक्यूमेंट भी था आपसे दावत लेने के लिए, तो नहीं बना मसला, क्योंकि बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण आप तकनीकी तौर पर भले ही कह लो है नहीं बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण, वो केवल मजे लेने की बात है। तो जो बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण उपयोग, तब जाकर 471 बनती है, या आपका 340 सबसेक्शन 2 बनता है। ठीक है ना, तो चूंकि अक्सर मामलों में ऐसा होता ही है कि लोग मूल्यवान प्रतिभूतियों की कूट रचना भी करते हैं, छल के प्रयोजन से करते हैं, और फिर उनका उपयोग भी करते हैं। इसीलिए 420 छल करने के कारण 467, 468 और 471 कचहरी में एक साथ आया करती है, और अब 340 सबसेक्शन 2, 338 और आपका 336 सबसेक्शन 2 ये वहां एक साथ लगा करती है। 336 सबसेक्शन 3 होगा, 2 नहीं। ठीक है, तो उपयोग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बनता। उपयोग कैसे होता है और उपयोग कब माना जाएगा, इसे और शेष की चर्चा कल